जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स का थर्ड यूनिट का अपना लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है आपका रिस्क एनालिसिस। आप सभी देख सकते हैं ये आपका लास्ट टॉपिक बचा रिस्क एनालिसिस। इससे पहले सारा वीडियोज बना हुआ है, आप सभी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि आपको आई बटन पे देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, रिस्क एनालिसिस के बारे में आप सभी को बताने से पहले मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझा देना चाहता हूँ, ताकि आपको जो पिक्चर है वो माइंड में बैठ जाए। मेरे प्यारे साथियों, रिस्क एनालिसिस से ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बातें हो रही है बिजनेस की। यहाँ पे बातें हो रही है एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कि बिजनेस परफॉर्म हो रहा है, और उसमें आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको रिस्क तो उठाने पड़ते हैं। रिस्क बहुत प्रकार के हो सकते हैं, तमाम प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें कि आप पहले बिजनेस अगर मान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो प्लेस कैसा है। बड़ी बड़ी कंपनियां को आप लोग देखते होंगे कि भारत में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। बिहार में बहुत सारी कंपनियां नहीं आती है, तो उसका बहुत सारा कारण है कि यहाँ पे सरकार जो है उस प्रकार से उसको मदद नहीं करती है। कंपनी को लगती है कि यहाँ पे उस प्रकार से उसके कंपनी या फिर जो रिस्क होता है वो यहाँ पे उसे ज़्यादा नज़र आता है। बेनिफिट कम, रिस्क ज़्यादा, चाहे वो पॉलिटिकल इशू से, चाहे वो ज्योग्राफिकल इशू से। तो ये सभी चीज़ें जो कंपनियाँ होती है, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर होते हैं, सब चीज़ों को देखते हैं और वहाँ पे ही अपना स्टार्टअप स्टार्ट्स करते हैं, अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं, अपना जो भी इंडस्ट्री है बनाते हैं, जहाँ पे उन्हें सारे तरफ से फ़ायदे या फिर अधिकतम बेनिफिट नज़र आए। वरना आप सभी को पता होगा कि कोई भी कंपनी अपना पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मारेगी। तो रिस्क एनालिसिस क्या होता है, तो मान लेते हैं आप क्या है, एंटरप्रेन्योर है, पॉलिटेक्निक करके आप एंटरप्रेन्योर बनिएगा, ठीक है। और आपने खड़ा किया अपना एक इंडस्ट्री या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आपने खड़ा कर दिया। अब क्या हुआ, आप अगर कोई काम करना चाहते हैं, मान लेते हैं आप इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ABCD कोई भी प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं, इसलिए इसको मैं अलजेब्रा मतलब वेरिएबल ले लिया हूँ। कांस्टेंट आप जो भी यहाँ पे अपना दिमाग लगा करके कर सकते हैं। आप अगर मोबाइल बनाना चाहते हैं, आप अगर बनाना चाहते हैं कोई ऐसा ड्रोन जो कि यूनिक हो, कुछ भी ABCD एक्सेट्रा, कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, ठीक है। अब अपने कंपनी में बनवा रहे हैं, तो मान लेते हैं आपका एक रास्ता ये है कि आप इस कार्य को ऐसे कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। दूसरा रास्ता ये होगा कि आप इस कार्य को इस प्रकार से कर सकते हैं। थर्ड रास्ता ये भी हो सकता है कि आप इस कार्य को ऐसे करें। तो मे बी अगर आपने ये फर्स्ट वाला रास्ता अपनाया, तो हो सकता है कि इसमें जो आपका एम्प्लॉय होगा इंडस्ट्री में काम करने वाला, वो कहे कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, मैं जो है आप क्या कीजिए, मैं इसमें नहीं काम करूँगा, ये मुझ में इसमें बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, पैसे उतना ही लग रहे हैं, मैं ऐसा काम इस रास्ते से काम करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं एम्प्लॉय जो है वो छोड़ के चला जाए, आपका इंडस्ट्री में काम करना मतलब छोड़ दे। तो यहाँ पे भी एक रिस्क आ गया। रिस्क क्या आ गया कि एम्प्लॉय को संतुष्ट करना है, तो एक रिस्क हो गया। एक और मान लेते हैं इस रास्ते में क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी क्या है मटेरियल प्रोवाइड करने वाली जो भी यहाँ पे संस्था होगी, वो क्या कर रही है कि इस रास्ते से इस तरीके से इस वाले रिस्क में आपको क्या हो सकता है कि मटेरियल प्रोवाइड करने वाले कंपनी कहेगी कि मैं अपना दाम बढ़ा दे रहा हूँ, तो यहाँ भी रिस्क आ गया। या फिर रिस्क में भौगोलिक क्षेत्र भी आ सकते हैं, ठीक है। तो तमाम प्रकार के रिस्क हो सकते हैं। तो आपको बस यही देखना है कि कौन सा ऐसा रास्ता से आपको प्रोडक्ट या फिर सर्विस का निर्माण करना है, जिससे कि रिस्क जो है वो हो, बट उस रिस्क से उतना प्रभाव आपके बिजनेस पे ना पड़े कि आपका कंपनी जो है वो लॉस में चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कोई रिस्क जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, वो होता है अनवांटेड रिस्क हो गया, ठीक है। एक हो सकता है कि अनसर्टेन फैक्टर हो गया हो,
ठीक है। तो अनसर्टेन फैक्टर वाला रिस्क या फिर अनवांटेड आपके कोई भी जो आपको पता ना हो वैसा रिस्क, अनिश्चित वाला रिस्क अगर आपके किसी भी अपने प्रोडक्ट के निर्माण करने में बाधा डालता है तो उससे क्या हो सकता है, तो उससे आपके कंपनी को हो सकती है लॉस, और लॉस अगर हो रहा है तो उसे ही रिस्क होगा तो लॉस भी हो सकता है। और लॉस को ही अगर आपको करने हैं क्या, एलिमिनेट या फिर रिड्यूस, तो क्या हथकंडे हम लोगों को अपनाना होगा, किस मेथड पे चलना होगा। तो लॉस जो होगा या रिस्क जो होगा उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, कैसे उसको एलिमिनेट किया जाए, इसके बारे में हम लोगों को इस वीडियो में पढ़ना है, ताकि हम लोग अपने स्टार्ट्स में अपना भी जीवन यापन करेंगे तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, रिस्क एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करना है यहाँ पे संकटों का, रिस्क का। तो रिस्क एनालिसिस में क्या बताया गया है, फर्स्ट जो की पॉइंट है, इट इज़ आल्सो नोन एज रिस्क असेसमेंट। असेसमेंट होता है आपका, क्या होता है, तो ये होता है मूल्यांकन। तो जब आप रिस्क का विश्लेषण करना है तो आपको रिस्क का मूल्यांकन करना होगा। तो रिस्क का विश्लेषण ही आपका रिस्क का असेसमेंट के नाम से अब जाना जाता है, रिस्क का विश्लेषण। सेकेंड पॉइंट क्या है, रिस्क इन बिजनेसेस आर दोज अनवांटेड या अनसर्टेन फैक्टर्स। वो अनिश्चित या फिर जो उस प्रकार से अनवांटेड है, फैक्टर है, कारक है, which are having hazardous impact on the functioning of the organization। एक रिस्क जो आपके बिजनेस का ऐसा अनवांटेड अनसर्टेन फैक्टर है जो कि आपके फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर एक खतरनाक प्रभाव डाल सकता है, बहुत ही खतरनाक प्रभाव डाल सकता है, ठीक है, of the organization which cause the organization to suffer loss। जिससे कि अगर खतरनाक प्रभाव डालेगा रिस्क तो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉस में जा सकता है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब देख सकते हैं थर्ड पॉइंट क्या है, तो देयरफॉर, इसीलिए इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू एलिमिनेट और रिड्यूस दीज अनवांटेड अनसर्टेन फैक्टर। इसलिए आपका ऑर्गेनाइजेशन जब लॉस में चला जाए रिस्क के कारण, तो आपको क्या करने हैं, तो आपको बहुत ही नेसेसरी है कि इस रिस्क को, इस लॉस को एलिमिनेट किया जाए, समाप्त कर दिया जाए, उसे कम किया जाए। जो रिस्क तो 100% समाप्त नहीं भी हो सकती है, तो इससे आप मिनिमम से मिनिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम रिड्यूस करने का प्रयास कीजिए। तो यही जो अनवांटेड या फिर अनसर्टेन फैक्टर है उसको आप एलिमिनेट करने का प्रयास करिए। इंडोर टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द सफरिंग द लॉसेस, जिससे कि आपका अपने ऑर्गेनाइजेशन को लॉसेस होने से प्रोटेक्ट कीजिए, बचाइए। फोर्थ पॉइंट क्या है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। अब रिस्क को पहचानना, मूल्यांकन करना, प्रायोरिटाइजिंग रिस्क एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजी टू रिड्यूस और एलिमिनेट देम इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। मेरे प्यारे साथियों, रिस्क मैनेजमेंट क्या हुआ, तो रिस्क को पहचानना, उसका मूल्यांकन करना, प्रायोरिटाइजिंग रिस्क का करना, और ऐसा डेवलप स्ट्रेटजी, ऐसे हथकंडे अपनाना, दिमाग लगाना कि रिस्क को कम किया जाए, वही तो रिस्क मैनेजमेंट हुआ, ठीक है। आप यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं, जो भी कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं। यही है कि जोखिम की पहचान करने, मूल्यांकन करने, प्राथमिकता देने तथा उन्हें कम या समाप्त करने के लिए जो भी पॉलिटिकल, रणनीतिक, स्ट्रेटजिकल डेवलपिंग हम लोग करते हैं, प्रोसेस जो होता है उसे ही रिस्क का मैनेजमेंट करते हैं, जोखिम प्रबंधन कहा जाता है। अब रिस्क के 5 स्टेप्स है, रिस्क मैनेजमेंट के
5 स्टेप्स है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये रिस्क का मैनेजमेंट आप लोग नहीं पढ़िएगा तो आप भविष्य में अपना कैसे रिस्क को मैनेज कीजिएगा, तो इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग योर रिस्क। अपने रिस्क को पहचानना कि आपके जो भी आपने स्टार्टअप्स किया है उसमें क्या क्या रिस्क आ सकती है, उसको पहचानिए। ठीक है, अब रिस्क को कैसे पहचाना जाए तो इसमें बताया गया है, बहुत सारा फैक्टर है। दिस इन्वॉल्व्स लुकिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर बिजनेस इंक्लूडिंग ऑपरेशन, फाइनेंस, अदर एक्टिविटीज। बोला जा रहा है कि यहाँ पे आइडेंटिफाइंग योर रिस्क में आपको रिस्क को पहचानने हैं, तो उसमें क्या हो सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ शामिल हो सकते हैं। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर बिजनेस इंक्लूडिंग ऑपरेशन, फाइनेंस, आपके धन से रिलेटेड वित्तीय समस्याएं, वित्तीय रिस्क भी हो सकता है, और कुछ अदर एक्टिविटीज़ वाला रिस्क भी हो सकता है, ऑपरेशन वाला भी रिस्क हो सकता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, रिस्क इन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। यहाँ पे बहुत सारे क्या हो सकते हैं, बहुत सारे रिस्क की संभावनाएं हो सकती है, बहुत प्रकार की रिस्क भी होती है। पहला बताया गया है कि रिस्क इन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में क्या है, मान लेते हैं ये आपका इंडस्ट्री है। अब कोई मान लेते हैं कंपनी है जो कि आपको मटेरियल प्रोवाइड करती है, मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, प्रोडक्ट आपको बनाने हैं, कोई कंपनी आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, तो वो कंपनी कहे कि मुझे वो अपना दाम बढ़ा दे, मान लेते हैं मटेरियल का प्राइस को इंक्रीजमेंट कर दे, तो उसमें क्या होगा, तो ये आपका हो गया ऑपरेशनल। ये भी रिस्क की संभावना हो सकती है, तो ये रिस्क में आपका ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में आएगा। या फिर मान लीजिए आपका कोई एम्प्लॉई है, जो भी वर्कर्स है वो काम कर रहे हैं, और वो कह दे कि मैं मतलब मशीन नहीं, वर्कर नहीं, मशीन जो होता है आपकी इंडस्ट्री में, जो भी मशीन लगे हुए हैं वो अगर ख़राब हो जाए, मशीन की ख़राब होने की संभावना जो होती है, तो वो जो टेक्निकल फेल्योर में गिना जाएगा, तो ये वाला रिस्क आपका ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में आता है। तो देख लीजिए यहाँ पे इंटरप्शन इन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेस। जो भी कंपनी है, जहाँ से भी आपका मटेरियल का सप्लाई हो रहा है, उसमें अगर रुकावट आए तो इसे ऑपरेशनल रिस्क एक्टिविटीज़ में गिना जाएगा। या फिर इंटरप्शन इन प्रोडक्शन ड्यू टू टेक्निकल फेल्योर। टेक्निकल कारणों से, मशीन की खराबी हो जाने से जो रिस्क की संभावना है, रुकावट जो होती है, वो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ रिस्क में आता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रिस्क इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ यानी कि समझ सकते हैं कि वित्तीय, यानी कि धन वाला यहाँ पे एक्टिविटीज़ होने वाला है, उससे रिलेटेड कोई रिस्क हो तो आपका फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का रिस्क में गिना जाएगा। तो इसमें क्या है, सडन इंक्रीमेंट इन प्राइस ऑफ रिसोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। इसमें बोला जा रहा है कि मान लीजिए ये आपका इंडस्ट्री है, यहाँ पे प्रोडक्ट ए बनाना है, यहाँ पे जो भी आपका रिसोर्स मटेरियल का जो प्रोडक्शन हो रहा है, किसी भी कारण से उसका प्राइस बढ़ा दिया जाए, तो प्राइस का इंक्रीमेंट अचानक हो जाए, इंक्रीमेंट वृद्धि, इंक्रीजिंग जो होता है वो अचानक अगर कर दिया जाए, तो इस प्रकार के रिस्क को फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में बोला जाएगा। में भी अगर आप मान लेते हैं क्या कर रहे हैं, सब्जी का कारोबार कर रहे हैं, सब्जी आप बेचते हैं अगर, या फिर आपका कंपनी है जिसमें सारे फल फूल सब्जियाँ रखी रहती है। अब क्या हो रहा है कि अभी देखते हैं टमाटर का दाम कितना बढ़ गया है, कभी कभी प्याज का दाम बढ़ जाता है 100, 200, 300। तो इन ऐसे मान लेते हैं आपका रिसोर्स कहीं अलग से आ रहा है और उसमें प्राइस अचानक बढ़ जाए, जैसे टमाटर प्याज का बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि इस प्रकार के अचानक प्राइस को इंक्रीमेंट होने से रिसोर्सेस का, तो ये जो रिस्क हुआ वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ वाला रिस्क हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, सडन इंक्रीमेंट ऑन टैक्स रेट ऑन लोन डेप्थ। अगर मान लेते हैं आप
कोई भी काम करवा रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, बट जो लोन देने वाली जो कंपनी है या फिर बैंक है, बैंक ने देखा कि आप अपना जो भी काम पहले कर रहे थे उस रास्ते से नहीं, अब दूसरे रास्ते से कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए वो बैंक को आपका काम अच्छा नहीं लगा, तो क्या कर सकता है कि आपके जो भी आपने लोन लिया है उस बैंक से, उस लोन पे वो टैक्स बढ़ा देगा, डेप्थ बढ़ाए, किस्तों का यहाँ पे प्राइस जो है बढ़ा दे, अचानक बढ़ा दे। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी रिस्क फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आ गया। मेरे प्यारे साथियों, अब कोई लेबर कह दे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इसमें बहुत मेरे जान पर जोखिम है, मैं ये काम नहीं करूँगा, ऐसा काम करने के लिए मैं अपना जो भी पेंशन है, जो भी यहाँ पे कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट, उसका दोगुना दीजिएगा तो ही मैं काम करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे जान पर रिस्क है। तो यहाँ पे अचानक लेबर डिमांड करने लगे कि मुझे पैसा दुगुना कर दीजिए, पैसा बढ़ाइए। तो ये भी रिस्क आपका फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में है। इसमें बताने की क्या बात है, ये तो आपको पता ही है कि फाइनेंशियल चीज़ें बहुत प्रकार से हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, रिस्क जो होता है ड्यू टू अदर एक्टिविटीज़ का रिस्क क्या हो सकता है। तो देखिए, जैसे कि नेचुरल क्लाइमेट, ठीक है, जैसे कि फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, तो ये सब चीज़ें जो होता है ये तो प्राकृतिक है, इसमें तो मानव का कोई रोक नहीं है। लेकिन ये अर्थक्वेक वाला जो आ जाए, ठीक है, अगर प्रकृति प्रदत्त अगर घटनाएं आपके सामने आ जाए तो वहाँ पे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इस पे तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बस फिर भी अब देखिए, रिस्क ड्यू टू अदर एक्टिविटीज़ में क्या रहा है, मैन मेड क्लाइमेट्स। यहाँ पे ये जो है मानव निर्मित जो भी यहाँ पे घटनाएं हो सकती है, जैसे आग लग जाना, ब्लास्ट हो जाना, तो ये सब चीज़ें ये तो मानव निर्मित है, ऐसा भी रिस्क हो सकता है। आपको सोच विचार तो करने पड़ेंगे, सोचिएगा नहीं तब आप अचानक कोई घटना आपके साथ घट जाए, अब आप उसके बारे में रिसर्च या फिर थिंकिंग कीजिएगा नहीं, अचानक आके आप धराशायी हो जाइएगा। तो पहले से ही आपको सोच समझ के हर एक चीज़ों पर, हर एक छोटे छोटे बिंदुओं पर आपको यहाँ पे पहले से ही निर्णय लेकर के चलना है कि ऐसा अगर हो जाए तो मैं क्या करूँगा। तो इन सब चीज़ों को आप लोग तैयार रख के आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है, इन आइडेंटिफाइंग रिस्क यू मस्ट हैव टू कंसिडर बोथ एक्सटर्नल रिस्क लाइक मार्केट चेंजेज एंड कॉम्पिटिटर्स थ्रेट्स। अब इस क्या है, आपको ये भी रिस्क को आइडेंटिफाई करने हैं, पहचानने हैं कि कौन सा एक्सटर्नल रिस्क है, बहुत एक्सटर्नल रिस्क। ठीक है, एक्सटर्नल रिस्क में जैसे मार्केट जो होता है वो बहुत प्रकार के चेंजेस आते हैं। आप शेयर बाज़ार में देखते हैं, किसी का शेयर ऊपर, किसी का शेयर नीचे, माथा पेची वाला काम होता है। तो मार्केट कब बदल रहा है, उस वो भी एक रिस्क है, उस पर भी आपको नज़र बनाए रखना होता है। ठीक है, अब देखिए, कॉम्पिटिटर थ्रेट्स, आपका जो प्रतिद्वंदी है, आप ही कोई कार्य थोड़े कर रहे हैं अकेले, आप ही कोई यूट्यूब चैनल थोड़े चला रहे हैं, आप ही कोई यहाँ पे मान लेते हैं ड्रोन के उत्पादन वाली कंपनियाँ नहीं हैं, आप ही केवल कार का मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियाँ नहीं हैं, आपका कंपटीटर भी है। तो कंपटीटर भी होता है आपके लिए खतरा, तो वो भी एक प्रकार का रिस्क हो गया। इंटरनल रिस्क ये हो गया एक्सटर्नल रिस्क। ठीक है, मार्केट अगर चेंज हो रहा है, कंपटीटर का थ्रेट हो, एक्सटर्नल रिस्क। इंटरनल रिस्क में हो गया एम्प्लॉय का टर्नओवर, एम्प्लॉय अचानक काम छोड़ के भाग जाए आपकी इंडस्ट्री से, ये भी तो रिस्क हुआ। इक्वाइपमेंट फेल्योर, अगर कोई भी सामग्री है वो आपको धोखा दे दे, फेल हो जाए, तो ये भी ये रिस्क हुआ, ये हो गया इंटरनल रिस्क। असेसमेंट ऑफ रिस्क में है कि रिस्क का मूल्यांकन करना। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या था, फर्स्ट स्टेप में था आइडेंटिफाइंग योर रिस्क। ठीक है, सेकेंड स्टेप में है असेसमेंट योर रिस्क। पहले था रिस्क की पहचान करना, सेकेंड में है रिस्क का मूल्यांकन करना,
थर्ड में क्या है, थर्ड में है मेरे प्यारे साथियों मिटिगेटिंग रिस्क। मिटिगेटिंग रिस्क मतलब रिस्क को कम करना। फोर्थ में है रिस्क को ट्रांसफ़र करना। रिस्क को कम करना है और मान लेते हैं कोई रिस्क जो कि ख़त्म होने वाला ही ना हो, तो ऐसे में रिस्क को ट्रांसफ़र भी किया जाता है। और फोर्थ रिस्क जो होता है, फोर्थ में आपका रिस्क को मतलब मैनेजमेंट करना है, उसमें इम्प्लीमेंट द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। आपको रिस्क के मैनेजमेंट के जो स्ट्रेटजी है, जो भी तरह तरह के यहाँ पे नियम है, रूल्स है, या फिर जो बुद्धि है, दिमाग है, जो भी आप समझ ले, उसको क्या करने हैं, इम्प्लीमेंट में लाना। इम्प्लीमेंट में नहीं लाइएगा तो कोई फ़ायदा होगा, ठीक है। तो वो वाला। फिफ्थ में क्या है, तो मॉनिटर एंड रिव्यू द रिस्क मैनेजमेंट प्लान। इस सारा कुछ कर लीजिएगा तो आपको मॉनिटर करना है, रिव्यू करना है, देखरेख करना है आपके मैनेजमेंट, रिस्क के मैनेजमेंट प्लान को। तो ये 5 स्टेप्स है। पांचों स्टेप्स अगर आप कहें तो मैं पढ़ा देता हूँ। असेसमेंट ऑफ रिस्क में मैंने आपको बताया कि मूल्यांकन करना रिस्क का। रिस्क का मूल्यांकन कैसे करेंगे, तो व्हेन द रिस्क आर आइडेंटिफाई देन द इट इज़ इम्पोर्टेंट टू असेस द लाइकहुड। अगर आपने रिस्क को पहचान लिया है तो आपको यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि एसेस उसको देखना कि वो रिस्क है वो कितना लाइकहुड है, उसके होने की संभावना बहुत है, कम है, कितना है, और उस रिस्क से आपका कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया असेसमेंट ऑफ रिस्क में आता है, ठीक है। यहाँ पे अगला पॉइंट है इन दिस बी एनालाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच रिस्क। अब इसमें असेसमेंट ऑफ रिस्क में हम लोग क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं, सोचते हैं कि ये जो रिस्क होगा, जो होने वाला रिस्क है, उसकी संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता कितनी होने वाली है, ठीक है। व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईच रिस्क। अब देखना है कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईच रिस्क मतलब इसका इंटेंसिटी क्या है, कितना लगातार होने वाला रिस्क है। दिस विल हेल्प इन प्रायोरिटाइजिंग द रिस्क, हेल्प इन डिटरमाइनिंग व्हिच वी विल मस्ट अटेंशन। इन सब चीज़ों के बारे में आपको एकदम हेल्प, रिस्क में आपको मदद की ज़रूरत होती है, टेंशन में रहना होगा। इसे चलिए हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। जोखिम का आकलन क्या है, जब जोखिम की पहचान हो जाती है तो जोखिम की संभावना और प्रभाव का आकलन करना महत्वपूर्ण है। इसमें प्रत्येक जोखिम के घटित होने की संभावना का विश्लेषण करते हैं। जो भी घटना हो सकती है, जोखिम आ सकती है, उसके प्रोबेबिलिटी को सोचना, विश्लेषण करना जोखिम का आकलन में आता है। प्रत्येक जोखिम के परिणामों की तीव्रता, ठीक है। अब कोई भी जोखिम है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके बारे में, इससे जोखिम की प्राथमिकता देने में मदद मिलेगी। अब प्राथमिकता, अगर जोखिम खतरनाक है तो उसे आप लोग ज़्यादा उस पर फोकस कीजिए। तो प्राथमिकता देने के लिए आपको प्रत्येक जोखिम की परिणामों को, यहाँ पे उसका रिजल्ट को समझना होगा, और जो रिस्क ज़्यादा खतरनाक है उसको आप लोगों को पहले सॉल्व करना होगा। यह निर्धारित करने में मदद मिलेगी कि किस पर सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जो मैंने बताया। जोखिम प्रबंधन की रणनीति, जो यहाँ पे थर्ड क्या है, यहाँ पे जोखिम प्रबंधन करने की रणनीति जो है, ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे क्या बताया है, वंस द आइडेंटिफिकेशन द असेसमेंट ऑफ रिस्क इज डन देन द रिक्वायर्ड स्ट्रेटजी आर डेवलप टू मिनिमाइज द रिस्क टू एलिमिनेट द रिस्क फॉलोइंग स्ट्रेटजी आर फॉलो। हम लोग पहचान लिए हैं, उसको पता कर लिए हैं, मूल्यांकन कर लिए हैं रिस्क के बारे में। तो क्या है, अगर रिस्क इज डन, इतना पता करना, पहचान करना वाला रिस्क डन हो चुका है, उसके बाद हमें क्या करना है, स्ट्रेटजी को डेवलप करना है। किस लिए, तो
कम से कम रिस्क को होने देने के लिए या फिर सफाई से उसको एलिमिनेट ही कर दिया जाए। फॉलोइंग स्ट्रेटजी आप फॉलो, कुछ ये जो स्टेप्स है वो फॉलो करना होगा अगर हमें रिस्क को कम करना है, रिड्यूस करना है। तो फर्स्ट है अवॉइडिंग रिस्क। एक तो होता है कि रिस्क को आप अवॉइड कर दीजिए। अवॉइडिंग रिस्क, इफ़ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज, रिस्क को अवॉइड कर देना। अवॉइड मतलब हो गया मेरे प्यारे साथियों जोखिम से बचना। रिस्क यानी कि जोखिम से बचना। इसमें क्या हो जाएगा, तो इफ़ ए प्रोडक्ट और सर्विस पोजेज मोर रिस्क दैन बेनिफिट। अगर आपका कोई भी इंडस्ट्री है, अब यहाँ पे मान लेते हैं गुंडे मवाली रह रहे हैं इस एरिया में, अब यहाँ पे आप इंडस्ट्री खोल दीजिएगा तो आपका इतना ज़्यादा रिस्क है कि आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करने जाइएगा, प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, रास्ता में लूट लेगा, या फिर हो सकता है कि आपके इंडस्ट्री में ही ये लूटने आ जाए। ठीक है, आप मान लेते हैं तालिबान में आप जाइएगा अपना इंडस्ट्री खोलने, नहीं ना, तो यही चीज़ है तालिबान देश में, क्योंकि वो सेफ जगह नहीं है। तो अवॉइडिंग रिस्क, जहाँ पे बहुत अधिक खतरा हो तो ऐसे वाला रिस्क को आप दूर भागिए, उसमें आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रिस्क है बेनिफिट से। देन इट मे बी नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट टू इन्वेस्ट इन द प्रोडक्ट और सर्विस। आपको इस सर्विस या प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना ही नहीं है इफ़ देयर आर जियोपॉलिटिकल रिस्क दैट कैन थ्रेटन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट। अब देखिए जियोपॉलिटिकल रिस्क, ये क्या हुआ, तो मान लीजिए पाकिस्तान में है कि कभी सैनिक सेना का शासन, कभी प्रधानमंत्री नवाज आ गया, कभी इमरान आ गया, तो कभी इस पे जेल जाने का खतरा, कभी उस पे जेल का खतरा। तो वहाँ पे क्या है, पॉलिटिकली वो स्टेबल नहीं है, वहाँ पे घटनाएं जो है घटते रहती है। तो इस प्रकार में आपको पाकिस्तान भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए, इट मे बी बेटर चॉइस टू अवॉइड द रिस्क, मतलब ऐसे जहाँ पे आपका बेनिफिट कम हो, रिस्क ज़्यादा हो, वहाँ पे आपको अवॉइड कर देना है, वैसे कि इन्वेस्टमेंट से आपको दूर भागना है। ठीक है, और आप अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसको किसी सेफ जगह पे लॉन्च कर दीजिए, एक अलग रीजन में। अब है एक्सेप्टिंग रिस्क। अब ऐसा रिस्क जहाँ पे आपको पता है कि रिस्क तो है लेकिन वहाँ पे बेनिफिट की संभावना ज़्यादा है, तो ऐसे रिस्क को आप स्वीकार कीजिए। और आपको पता है कि रिस्क है, फिर भी आप अपना कार्य जो है, प्रोजेक्ट जो है उसे स्टार्ट कीजिए और अपना बेनिफिट लीजिए। सम टाइम अवॉइडिंग इजंट द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। अब हर एक जगह से आप रिस्क से भागिएगा तो दुनिया तो रिस्कों का ही खेल है, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। तो इसलिए अब हर जगह पे आप भागिएगा, दूर भागिएगा, तो ये तो सही बात नहीं है। इसलिए आपको कहीं कहीं पे रिस्क को एक्सेप्ट करने हैं और बेटर प्रैक्टिस करने के लिए व्हेन ए रिस्क इज अनलाइकली टू ओकर इफ द इम्पैक्ट इज मिनिमम, जहाँ पे रिस्क मिनिमम हो, कम से कम हो, तो वहाँ पे आपको रिस्क को एक्सेप्ट करना है और अपना बेस्ट रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है जोखिम से बचना है। जहाँ पे सेवा से अधिक जोखिम पैदा होती है तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए आवश्यक हो जाता है कि उस उत्पाद या सेवा में निवेश न करें। ठीक है, यदि भू राजनीतिक जोखिम हो, किसी संगठन की परियोजनाओं को खतरे में डाल सकते हैं, तो उन जोखिमों से बचना और परियोजना शुरू करने के लिए एक अलग क्षेत्र का चयन करना बेहतर विकल्प होता है। अब जोखिम स्वीकार करना में क्या है, कभी कभी टालना उचित प्रतिक्रिया नहीं होती है। स्वीकार करना बेहतर अभ्यास हो सकता है। स्वीकार कीजिए, अभ्यास कीजिए। जब जोखिम घटित होने की संभावना नहीं है, तो यदि प्रभाव न्यूनतम हो तो जोखिम को स्वीकार करना सबसे अच्छी प्रतिक्रिया होती है। जहाँ पे बेनिफिट होने की अधिक संभावना हो, जोखिम कम हो, तो वहाँ पे जोखिम को एक्सेप्ट कीजिए। तो यह एक बेस्ट प्रतिक्रिया होती है, प्रोसेस होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, रिस्क एनालिसिस में मैंने आपको बताया सारा स्टेप्स, 5 स्टेप्स होते हैं, 5 प्रकार के जोखिम प्रबंधन, जोखिम को किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए, ये मैंने बता दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।